आप सभी को नमस्कार। व्याख्यान माला की इस कड़ी में अब चर्चा कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल के जनक, या यूँ कहें कि गद्य साहित्य के जनक। अब हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अपने देहावसान के 3 वर्ष पहले का एक प्रसंग, एक नाटक, जो उन्होंने बहुत अल्प समय में, या यूँ कहें कि उनको सिर्फ 1 दिन का समय दिया और उस 1 दिन के समय में उन्होंने उस नाटक की रचना भी की और उसी दिन उसका मंचन भी हुआ। उस नाटक, उस प्रसंग का नाम है अंधेर नगरी। दोस्तों, 1881 में, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान होता है 1884 में, 34 वर्ष की अल्प आयु में बहुत सारे उन्होंने नाटक रचे, कविताएं रची, उपन्यास रचे, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। ईश्वर ने उन्हें इतने अल्प आयु में इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान को उन्होंने बांटा और आधुनिक काल की शुरुआत उन्होंने अपने से की। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो प्रसंग है, जो नाटक है अंधेर नगरी, उसका तत्वों के आधार पर उसका वर्णन। जैसा कि आप जानते हो, मैं कई बार एकांकी के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, नाटक के द्वारा तत्वों का वर्णन कई बार कर चुका हूँ, तो एक चीज़ को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। मैं आपको सीधे आता हूँ तत्वों के आधार पर उनका, उस नाटक, उस प्रसंग का वर्णन। तो सबसे पहला जो एक नाटक, एक प्रसंग का जो सबसे मुख्य जो तत्व होता है वो है उसकी कथा वस्तु। अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है वो 6 दृश्यों में बटी हुई है। मैंने आपको बताया है कि एक समय में रचा गया और उसी दिन इसको मंचित किया गया। इसकी जो कहानी है, उस कहानी को संक्षेप में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं इसलिए इस कहानी को मैं संक्षेप में बताऊंगा कि इसके जो 6 दृश्य हैं उसमें पहले दृश्य में एक महंत के 2 चेले, गोवर्धन दास और नारायण दास, दोनों अंधेर नगरी की तरफ जाते हैं और उस अंधेर नगरी से पहले वो पड़ाव अपना लगा देते हैं, रुकने का स्थान तय करके। दूसरे दृश्य में अंधेर नगरी के बाजार का चित्रण है और उस बाजार में कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजड़ीन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया, यानी सभी जाति को और सभी तरह के व्यापार करने वाले लोग हैं। तो उन सभी लोगों की जातियां, उनके व्यापार और उनके व्यवसाय की स्थिति, जीवन पद्धति, उनके बोलचाल, इन सब का वर्णन दूसरे दृश्य के अंदर दिया गया है। तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान के बीच की टकराहट दिखाई देती है। वो ऐसे कि महंत जी अंधेर नगरी की स्थिति को भांप जाते हैं और भांप करके वहां से चलने के लिए अपने चेलों को कहते हैं। और चलने से पहले वो एक बार उन चेलों को उस नगरी में प्रवेश करवाना चाहते हैं। तो उनका एक चेला नारायण दास तो पूर्व दिशा से प्रवेश करता है और दूसरा गोवर्धन नाथ दास वो पश्चिम दिशा से उस अंधेर नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश जो प्रसंग है ये भी सांकेतिक है। कहने को तो यहाँ पर एक महंत 2 चेलों को प्रवेश करवा रहा है, लेकिन जो पूर्व से प्रवेश करता है नारायण दास, वो तो भारतीय चेतना का प्रतीक है, और जो पश्चिम से गोवर्धन दास को जो प्रवेश करवाते हैं वो पश्चिम संस्कृति का प्रतीक है।
उसके कारण जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है नारायण दास, वो तो उस जाल से निकल जाता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक गोवर्धन दास उस संस्कृति में, उस अंधेर नगरी में उलझ करके रह जाता है। तो ये उसके तीसरे जो दृश्य है उसमें आता है। चौथा दृश्य की बात करें, चौथा दृश्य में न्याय व्यवस्था के ऊपर तंज कसा गया है, और उसमें न्याय व्यवस्था किस तरह की है, कैसे एक व्यक्ति की दीवार गिरती है, दीवार से एक बकरी मर जाती है, उस बकरी मरने पर कितने लोग वहां पर जुड़ जाते हैं, एक के बाद एक राजा न्याय करता है तो एक के बाद एक कितने लोगों को बुलाता है, और उनको बुलाता बुलाता आखिर में सजा किसको मिलती है। तो ये इस चौथे जो दृश्य है उसमें न्याय व्यवस्था के ऊपर तंज कसा गया है उस समय की। पांचवा जो दृश्य है, उस पांचवें दृश्य में जो पश्चिम वाले गेट से प्रवेश करता है गोवर्धन दास, जो महंत का चेला है, उस चेले की मौत जैसे ही वो नगरी में प्रवेश करता है, उस नगरी में जो उसे दिखाई देता है, जो उसे सुनाई देता है, उन सबको देख और सुन करके वो आनंदित होता है, प्रसन्न हो जाता है, और उसकी संपूर्ण मौज मस्ती का जो चित्रण किया है, वो चित्रण इस पांचवें जो दृश्य है उसके अंदर किया गया है। कैसे वो मौज मस्ती करता है, कैसे वो सिपाहियों के चंगुल में आ जाता है, कैसे उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, और उसके बाद क्या होता है। तो ये सारा का सारा पांचवें दृश्य के अंदर आता है। इसका जो अंतिम और छठा जो दृश्य है, उस अंतिम और छठे दृश्य में बताया जाता है कि किस तरह चार सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ करके लाते हैं और कैसे उसे फांसी के फंदे तक चढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उससे अपने गुरु की याद आती है, और गुरु आते हैं और गुरु आकर के कैसे उसे बचाते हैं और किसे फांसी पर चढ़ना होता है। ये इसका एक तरह से उपसंहार या अंत कह सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो इसकी जो कहानी है वो समसामयिक है, उस समय की जो घटनाक्रम है, उस समय की जो राजनीति की व्यवस्था है, उस समय की जो न्याय व्यवस्था है, उस समय की जो शासन व्यवस्था है, या उस समय की जो जनता है, उन सब के ऊपर एक आक्रोश भी है, एक व्यंग भी है, और एक तंज भी है। तो ये पूरी पूरी इसकी एक कथा वस्तु के अंदर आती है। दूसरी इसकी दूसरे तत्व की बात करें तो वो है चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण। निश्चित रूप से इस प्रसंग के अंदर इतने पात्रों को रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि कोई सामाजिक जो स्थिति है, उस सामाजिक स्थिति में वो सारे पात्र, क्योंकि बाजार का दृश्य है और बाजार के दृश्य में कोई फल बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, तो एक तरह से पूरी जो बाजार का जो दृश्य है और बाजार के दृश्य के अंदर जो जो लोग बेचते हैं उन सबको उसमें शामिल किया है। उसमें राजा भी आता है, सिपाही भी आते हैं, बाजार का जो दृश्य है वो भी आता है, महंत भी आते हैं, उसके चेले भी आते हैं, और इसके अलावा कारीगर भी आता है, चूना वाला भी आता है, बिस्ती वाला भी आता है, सुनार भी आता है। तो बहुत सारे पात्रों की इसमें रचना की, और उन बहुत सारे पात्रों की रचना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसी एक पात्र को वरीयता नहीं दी, नायक नहीं बनाया। दूसरा, इसमें हर पात्र का जो अभिनय है, कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो आते हैं मंच पर, रंगमंच पर आकर के चले जाते हैं, कुछ पात्र ऐसे हैं जो आवाज लगाते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए, कुछ पात्र ऐसे हैं जो उस समय की शासन व्यवस्था के ऊपर एक तंज होने के साथ साथ उस शासन व्यवस्था में किस तरह होता था उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पात्र उस न्याय व्यवस्था के ऊपर तंज करते हैं। तो इस तरह पात्र, इसका न तो कोई मुख्य पात्र है न कोई सहायक पात्र है। इतने सारे पात्रों की रचना की, और इतने उस शासन के जो छोटे बड़े कर्मचारी हैं, या फिर धर्म के ज्ञानी अज्ञानी प्रतिनिधि हैं, या बाजार में बेचने वाले एक साधारण व्यापारी हैं,
उन सभी लोगों के चरित्र का उद्घाटन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। और न केवल उद्घाटन किया है बल्कि उनकी छोटी छोटी ध्वनियों को उभार कर उस समय के परिवेश को जागृत करने का एक प्रयास किया है। इसके बाद में आता है कि वहाँ की संवाद व्यवस्था, इस प्रसंग इस नाटक की संवाद व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से एक तरह से हम कहें कि ये जो प्रसंग है इसके दो पक्ष हैं। एक तो मनोरंजन के लिए, एक उस समय की साधन व्यवस्था, उस समय की न्याय व्यवस्था, उसके ऊपर तंज कसने के लिए। साधारण जनता को लगता है कि मनोरंजन है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के मन में और बुद्धिजीवी वर्ग के मन में उस समय की शासन व्यवस्था को लेकर के जो आक्रोश था, उस आक्रोश को व्यक्त करना यहां मूल उद्देश्य झलकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो संवाद व्यवस्था, क्योंकि इस नाटक का न तो कोई एक मुख्य पात्र है न कोई सहायक पात्र है। संवाद छोटे हैं, संक्षिप्त हैं, रोचक हैं, मनोरंजनपूर्ण हैं। पात्र एक नहीं 24 हैं, 30 हैं, कहीं 25 हैं, कहीं 35 हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जो सिर्फ रंगमंच पर अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं, उनका कोई संवाद नहीं है। कुछ पात्र हैं जो पंक्ति में एक या दो शब्द बोल करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो पात्र मौन है उनका भी कहीं कहीं वर्चस्व है। जो पात्र सिर्फ एक या दो शब्द बोल करके निकल जाते हैं उनका भी कहीं कहीं वर्चस्व है। तो संवाद व्यवस्था रोचक हो, समय समसामयिक हो, परिवेश के अनुकूल हो और व्यवस्था के अनुसार हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये सारी चीज़ें सोचकर, ये सारी बातें सोचकर इस नाटक की, इस प्रसंग की रचना की। आपको मैं सुनाता हूँ एक दुकानदार और जो गोवर्धन दास था, इसका संवाद वहाँ शुरू होता है कि जब गोवर्धन दास अंधेर नगरी में प्रवेश करता है और उस अंधेर नगरी में प्रवेश करने के बाद में जब वो वहाँ की चीज़ों का मोल भाव करता है, क्या पूछता है और क्या जवाब मिलता है। गोवर्धन दास पूछता है कि भाव पूछ रहा है जौ और चावल का। बनिया कहता है टके शेर। दूसरा सवाल गोवर्धन दास का होता है और चीनी। बनिया का जवाब होता है टके शेर। ये जाहिर करता है कि उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की बाजार व्यवस्था, उस समय की न्याय प्रणाली के ऊपर कि हर चीज चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती है, सब टके शेर। इसको देख करके इसके अंत में एक संवाद भी है, मजा भी आता है। क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो इस तरह की अंधी शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग है। और इसलिए क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पता था कि ये नाटक मैं क्यों रच रहा हूं, एक मूल्यहीन और एक मूल्यवान दोनों चीजों को एक तराजू पर तोलना, दूसरा उस अंधेर नगर की शासन व्यवस्था पर तंज कसना, व्यंग कसना, ये उनका उद्देश्य था। और सबसे बड़ा उद्देश्य इस रचना को रचने के पीछे, रंगमंच में प्रदर्शित करने के पीछे वहां की न्याय व्यवस्था। और जब न्याय व्यवस्था की बात आती है और उस न्याय व्यवस्था में जब कड़ियां जुड़ती हैं तो बकरी वाला, कल्लू बनिया, चूने वाला, मसक वाला, कोतवाल, राजा और गोवर्धन दास, ये सारे के सारे पस्ते चले जाते हैं। अन्याय कौन करता है, न्याय किसको मिलता है, सत्यता पर कौन है लेकिन सजा किसको मिलती है, ये है अंधेर नगरी। तो इस प्रकार ये पूरी जो शासन व्यवस्था के ऊपर तंज कसने का काम किया, तो ये पूरी चीजें संवादों के अंदर आती है। अब इसकी भाषा शैली की हम बात करें, क्योंकि ये जो नाटक की जो रचना की थी उस परिवेश में की गई थी जहां ज्यादातर पब्लिक अनपढ़ थी, कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, अंग्रेजों का जमाना था। तो निश्चित रूप से ये सभी लोगों को समझाने का एक संयुक्त प्रयास था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो उसमें उन्होंने
तद्भव तत्सम तत्सम देशज विदेशी, यहाँ तक कि अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनको करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ राजा से भी बात करनी है, एक तरफ रंक से भी बात करनी है, एक तरफ सामंतवादी व्यवस्था से भी बात करनी है, दूसरी तरफ एक साधु से भी बात करनी है। सिपाहियों के द्वारा किस तरह की बात की जाती है, पब्लिक उसको, जो जनसाधारण लोग हैं वो उसको किस तरह समझेंगे। तो देसी भाषा का प्रयोग, ग्रामीण भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी का प्रयोग, उर्दू फारसी का प्रयोग, तो एक छोटे से प्रश्न 20-22 पेज के एक प्रश्न में इतनी सारी चीज़ों को मिला देना और उन सारी चीज़ों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना ताज्जुब होता है, वो भी एक रात में। मैं सलाम करता हूं उस परिवेश को, उन लोगों को, कि उन्होंने किस तरह उन चीज़ों को देखा होगा और किस तरह उन चीज़ों को सामने लाए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम कड़ी की, उद्देश्य की। इस नाटक को रचने के, इस प्रश्न को रचने के पीछे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य अंधेर नगरी के माध्यम से उस समय की जो अंग्रेजी सत्ता थी, उस अंग्रेजी सत्ता की शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की कुरूपता, कमजोरी को बताना उनका मूल उद्देश्य था। कहते हैं ना कि अंधा खाए कुत्ता पीसे। कौन राजा है, राजा क्या कर रहा है, रंक क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रही है, उनके सैनिक क्या कर रहे हैं, उनके सिपाही क्या कर रहे हैं, उनकी राज व्यवस्था में क्या हो रहा है, ये वो जमाना था। और उस जमाने को उन्होंने किस तरह की सुंदर ढंग से एक प्रसहन के माध्यम से रूबरू करवाने का प्रयास किया, जो आज से करीबन 135 वर्ष पहले जिस चीज की रचना की गई, आज भी समसामयिक लगता है। आज की भी शासन व्यवस्था इसी तरह की है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रश्न अंधेर नगरी की रचना की, वो समसामयिक आज भी नजर आता है। आज भी शासन व्यवस्था में वो खोट है, आज भी जो जनता है वो इसी तरह ताक रही है जो उस जमाने में ताका करती थी। आज भी जनता के हाथ में कुछ नहीं है, उस समय भी जनता के हाथ में कुछ नहीं था। और शासन व्यवस्था के ऊपर तंज उस जमाने में भी कसा जाता था और आज भी वो तंज सामने दिखाई देता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।